हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन या आलेखीय निरूपण कि आंकड़ों का हम प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों का क्या महत्व है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड ऑफ शो एंड रिप्रेजेंटिव वैल्यूज़ इंक्रीज डिक्रीज एंड कंपैरिजन, यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डाटा है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो मेथड्स में इसका यूज़ करते हैं, वैल्यू देखने के लिए करते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में और कंपैरिजन में हम इसका प्रयोग करते हैं। सर्वेक्षण या प्रयोग द्वारा संकलित आंकड़ों को समझना और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना ही डाटा इंटरप्रिटेशन है। सांख्यिकी विदों ने निहित संदेश को पहुंचाने के लिए आंकड़ों को आवर्ती वितरण में वर्गीकृत करके उन्हें और सरल, सुबोध तथा आकर्षक बनाने के लिए ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो हमारे पास डाटा है, आवर्ती वितरण है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको और ज़्यादा सरल और सुंदर दिखाने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय चित्र यानी कि ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रॉक्स्टन एंड क्राउन, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समंको या आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि आंकड़ा या तो सारणियों में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए या आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाना चाहिए। आंकड़े जो हैं, आंकड़े किस किस में हमें मदद करते हैं? रिपोर्ट्स में मदद करते हैं, सिचुएशन में मदद करते हैं। अगर किसी का हमने ग्राफ बना रखा है तो हम देख सकते हैं कि कल इसकी सिचुएशन क्या थी और आज इसकी सिचुएशन क्या है। It is the visual display of data through charts and graph। चार्ट और ग्राफ को हम डिस्प्ले पर भी शो कर सकते हैं। डिस्प्ले पर हम डाटा देख सकते हैं किसका क्या डाटा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हिस्टोग्राम, जिसको हम स्तंभाकृति कहते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। एंड फोर्थ ओगिव और क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व, जिसको त्वरण अथवा संचयी प्रतिशत वक्र कहते हैं। फिफ्थ पाई डायग्राम, जिसको वृत्त चित्र कहते हैं। सिक्स बार डायग्राम, जिसे दंड या स्तंभ आरेख कहते हैं। एंड लास्ट 7 कंपैरेटिव बार डायग्राम, तुलनात्मक दंड आरेख। कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं जिसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए नॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इट इज ड्रा ऑन ए नेचुरल स्केल इन विच द रिप्रेजेंटिव फ्रीक्वेंसीज। हिस्टोग्राम क्या एक नॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि एक नेचुरल स्केल पर रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब आता है कि हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम किन शब्दों से मिला कर बना है। हिस्टोग्राम को आयत चित्र यानी कि कॉलम डायग्राम कहकर भी संबोधित किया जाता है। हिस्टोग्राम शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो प्लस ग्राम।
हिस्टो का अभिप्राय है ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु जिसे समथिंग सेट अपराइट, तथा ग्राम का तात्पर्य है खींचना, ड्राइंग। यानी कि हिस्टोग्राम दो शब्दों से मिलकर बन गया हिस्टो प्लस ग्राम। सांख्यिकी में ऐसे आयत रेक्टेंगल्स जो वर्गांतर की आवृत्तियों को दर्शाते हैं हिस्टोग्राम कहलाते हैं। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन दी गई है सिम्पसन और कोफ्ता के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है कि सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जो वर्गांतरण की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हिस्टोग्राम में जो है हम खड़े हुए आयतों में फ्रीक्वेंसी को देखते हैं जो क्लास इंटरवल होता है। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 2। अब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, चले जाते हैं 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 10 19, ऐसे करके हम इन सबको आपस में जोड़ते चले जाएंगे। और क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं इसके अंतर को देखते हैं कि इनमें कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर चल रहा है। हिस्टोग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। क्लास इंटरवल को जो क्लास इंटरवल है उसमें क्या करते हैं हम लोअर फ्रीक्वेंसी हो, क्लास इंटरवल चाहे लोअर हो या अपर हो, उसमें 0.5 हम ऐड करते चले जाते हैं। और जब इसमें जब 0.5 हम ऐड करते रहते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की देखने को मिलती है और फिर इस तरह का एक शेप बन जाती है। हिस्टोग्राम क्या है कि कंटिन्यूस इंटरवल पर डाटा होता है। अब इसके बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट को हम क्या कहते हैं, बार डायग्राम भी कहते हैं या दंड या स्तंभ आरेख भी कहते हैं। ए बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए चार्ट ऑफ ग्राफ डेट प्रेजेंट्स कैटेगरिकल डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट्स और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज डेट दे रिप्रेजेंट। ये क्या होता है, बार चार्ट वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों प्रकार का होता है। ए वर्टिकल बार चार्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ए लाइन चार्ट। वर्टिकली बार चार्ट को हम लाइन चार्ट भी कहते हैं। दंड या स्तंभ आलेखीय चित्रों में आंकड़ों को स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। आलेखीय चित्रों को दंड या स्तंभ आरेख कहकर भी हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्तंभ आरेख में सभी स्तंभों की चौड़ाई समान होती है और इसके अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। जिस प्रकार आंकड़ों के आधार पर स्तंभाकृति या आयत चित्रों का निरूपण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दंड या स्तंभ आरेख, जिसको हम बार चार्ट भी कहते हैं, बनाए जा सकते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि आयत चित्रों का निर्माण एक ही अक्षभुज पर वर्गांतरों के क्रमानुसार सतत रूप में होता है, जबकि दंड आरेख में ऐसा बंधन नहीं होता है, बल्कि वे एक दूसरे से कुछ समान रूप से अलग अलग रहते हैं। शेष अन्य बातें में उनके निर्माण में इन्हीं आधारों का अनुसरण करना पड़ता है जिनको स्तंभाकृति निर्माण में प्रयोग किया जाता है। स्तंभाकृति यानी कि हिस्टोग्राम में यूज करते हैं। और जब हम बार चार्ट में जब बनाते हैं कैटेगरीज, तो वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। अब इसके बाद आता है टेबल एंड चार्ट। टेबल, ए टेबल इज ए अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम और पॉसिबली इन ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आप जानते ही हैं, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है कि टेबल जो होती हैं रो और कॉलम में डिवाइड होती हैं। टेबल्स आर वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स। द टर्म रो है सेवरल कॉलम्स। सिनोनिम्स जैसे रिकॉर्ड। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि टेबल क्या हैं। टेबल के बाद आता है अब चार्ट। चार्ट क्या है? चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स सच एज बार इन ए बार चार्ट, लाइन्स
इन ए लाइन चार्ट और स्लाइसिस इन ए पाई चार्ट। और चार्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं? क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। टेबल्स में रो और कॉलम होते हैं और चार्ट का मीनिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है और क्वालिटेटिव डाटा में इनका यूज़ किया जाता है। अब आता है लाइन ग्राफ, लाइन प्लॉट, लाइन चार्ट या कर्व चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स connected by straight line segment. A basic type of chart common in many field। चार्ट का हम अनेक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। प्राय हम किस में इसका यूज़ करते हैं? often used to visualize the trend in data over interval of time series, often draw chronically में इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसमें कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई देती हैं जो कि पॉइंट डॉट जिस पे डॉट बना होता है, डॉट के द्वारा ये ज्वाइंट करी हुई होती हैं। और क्रॉनिकली चार्ट का हम रन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट A pie chart is a circular statistical graphics which is divided into slices to illustrate numerical portion। यानी कि पाई चार्ट कुछ इस तरह का होता है जो स्लाइस में डिवाइड होता है। अब पाई चार्ट है क्या? जो सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार के बने हुए ग्राफ को वृत्तचित्र या पाई चार्ट कहते हैं। जनसंख्या अथवा आंकड़ों का वितरण जब किसी एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है तथा उसके आधार पर जनसंख्या को कई भागों में विभाजित करना संभव होता है तब इन परिस्थितियों में पाई चार्ट का उपयोग करते हैं जो कि अत्यंत प्रभावशाली होता है और विशेषताओं की मात्रा को डिग्री यानी कि अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक वृत्तीय केंद्र के परितः संपूर्ण 360 डिग्री का कोण होता है। इसलिए किसी प्रश्न में विशेषताएं, गुण या परिणाम प्रदर्शित किए गए हों तो उनके अंशों को में बदलना सरल होता है। अब जो इस पाई चार्ट के स्टेप क्या होते हैं? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। इस फर्स्ट स्टेप है इसका, सर्वप्रथम दी गई विशेषताओं, परिणामों या गुणों की मात्रा को प्रतिशत में परिवर्तित करना चाहिए। इसके लिए किसका फॉर्मूला का यूज़ करना चाहिए? मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100। सेकेंड स्टेप, प्रतिशत में परिवर्तित परिणामों को अंश यानी कि डिग्री में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए सूत्र 1 या 2 का अनुसरण किया जाता है। फर्स्ट फॉर्मूला है विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन बराबर 360 बटे 100 गुणा प्रतिशत। या दूसरा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन बराबर 3.6 इंटू प्रतिशत। थर्ड स्टेप, वृत्तों में अंशों के आकार के अनुसार स्थान निश्चित किया जाता है। अब हमने किसके बारे में पढ़ा कि ग्राफ, रिप्रेजेंटेड ग्राफ क्या होते हैं, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा, बार चार्ट के बारे में पढ़ा, पाई चार्ट के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या अंतर है। हिस्टोग्राम में एक वर्गांतर की कुल आवृत्तियों को वर्गांतर पर प्रदर्शित करते हैं जबकि स्तंभ आरेख में आवृत्तियों को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्तंभाकृति में विभिन्न चरों को अथवा उनकी आवृत्ति या प्रतिशत को प्रदर्शित नहीं कर सकते जबकि स्तंभ आरेख द्वारा यह सब संभव नहीं है। हिस्टोग्राम एवं बार चार्ट में समानता केवल इतनी है कि दोनों ही स्तंभों के आधार पर बनाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप बनावट बाहर से कुछ ऐसी होती है परंतु दोनों की रचना विधि में अंतर होता है। फोर्थ पॉइंट, किसी अंक वितरण की पूर्णता को जितने प्रभावशाली ढंग से हम हिस्टोग्राम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं उतना हम बार चार्ट द्वारा संभव नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ इम्पोर्टेंट क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट, आकर्षक। ग्राफ के द्वारा क्या है कि जो हमारा
जो चित्र है बहुत ज़्यादा सुंदर रुचिपूर्ण लगता है और जब हम चाहें इसकी जानकारी हम ले सकते हैं और ये छात्रों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। सेकंड पॉइंट, सरल तथा बुद्धि में, सिंपल एंड इंटेलिजिबल। ये जो ग्राफ्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और ये परेशान करने वाले नहीं होते हैं और इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान। अगर हमारी ग्राफ बना हुआ है तो हम किसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस ग्राफ के थ्रू हम एक बार में ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, समय और श्रम की बचत। अगर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है तो इससे हमारे समय और मेहनत की भी बचत होती है, अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की अधिक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 5 पॉइंट, मध्यांक मान, बहुलांक मान तथा शतांकीय मान के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 6 पॉइंट, तुलना में सहायक। अगर हम किसी का आरेखीय चित्र की सहायता से 2 या 2 से अधिक समूह की तुलना भी करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। 7 पॉइंट, अंतर्गणन एवं बाह्यगणन में भी उपयोगी होते हैं। 8 पॉइंट, आंकड़ों को ग्राफ द्वारा स्मरणीय बनाया जा सकता है। एंड 9 पॉइंट, विभिन्न रंगों द्वारा बने ग्राफ अधिक आकर्षक लगते हैं और वे सहज ही ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार ग्राफ का उपयोग प्रचार विज्ञापन के क्षेत्र में भी अधिक किया जा सकता है। एंड 10 लास्ट पॉइंट, जब सांख्यिकी आंकड़ों को अंकों के स्थान पर ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो आंकड़ों की प्रकृति को समझना सरल हो जाता है। और ग्राफ का यूज़ हम बिजनेस में भी कर सकते हैं, होम मेकर में इसका यूज़ कर सकते हैं, जॉब में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना किसी भी चीज़ का डाटा कलेक्ट करने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। महत्व के साथ साथ ग्राफ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो किस प्रकार हैं। फर्स्ट, आलेखीय चित्रण की रचना से सामान्य दिशा व प्रकृति का ज्ञान संभव होता है। व्यक्तिगत भेदों तथा सूक्ष्म तथ्यों को अध्ययन इसके द्वारा न संभव है और ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से ये ठीक होता है। सेकंड पॉइंट, ग्राफ द्वारा केवल सीमित व संकुचित ज्ञान ही उपलब्ध हो सकता है, विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। थर्ड पॉइंट, ग्राफ किसी न किसी पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं और प्रत्येक अध्ययनकर्ता इन पैमानों को निश्चित नहीं कर सकता, केवल वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यस्त में रहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा ये बनाए हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ग्राफ जिस पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं यदि इन पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, विशिष्ट आरेखीय चित्रण यानी कि ग्राफ साधारण व्यक्ति की समझ से बाहर होते हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे ग्राफ को भली पूर्वक अध्ययन नहीं कर सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी मेन डिसएडवांटेज क्या होती है कि इसका यूज़ आप वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा स्लाइड शो और पाई चार्ट में हम बहुत ज़्यादा स्लाइड शो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हम स्लाइड शो करना चाहें तो उसके लिए सबको सभी स्लाइड्स को आगे पीछे करना पड़ता है। इस प्रकार हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा कि ग्राफिकल डाटा क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।